हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 001 का सब्जेक्ट है और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आप सभी के लिए जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, और जो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने आप सभी को करा दिया है। ये वाला क्वेश्चन पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में अब की बार पक्का आएंगे। अगर आप लोग अपने एग्जाम जून 2024 में अपीयर होने वाले हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या सब्जेक्ट है, क्या क्वेश्चंस हैं, हम इस सबको बिल्कुल डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा MPSE 001, इस बुक का नाम आप सभी का है भारत और विश्व। इसके अंदर बेसिकली अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन अगर अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आपका 2 घंटे का ही पेपर होगा और 50 नंबर का पेपर होगा। ये 2 घंटे का पेपर इसलिए होता है आप सभी का क्योंकि आप सभी के 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और 8 सब्जेक्ट का अगर हम देखें तो 50-50 नंबर के हिसाब से 8 पंचे 40, 400 नंबर का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट माना जाएगा। ये ऐसे सेकेंड ईयर के जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए 50 नंबर के आपके यहाँ पर पेपर आपके आएंगे जो कि 2 घंटे के लिए होंगे। एक्स्ट्रा शीट आप सभी को फर्स्ट ईयर में ही पता चल गई नहीं मिलती है इग्नू के अंदर, जो आपको मिलेगा वही है। यहाँ पर आप सभी के लिए 2 भाग बन के आएंगे और हर एक भाग में से कम 2 प्रश्न करना आपको अनिवार्य है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत की विदेश नीति के निर्धारण करने में मुख्य भूमिका बताइए। आपको भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने की व्याख्या बतानी है। आपको देखो, भारत की विदेश नीति जो है उसके निर्धारण में 2 चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है। एक तो प्रधानमंत्री, और दूसरी बात आप सभी को ध्यान रखना है हमारा विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री भी बेसिकली ऐसी ही पॉलिसी बनाता है जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई होती है, या प्रधानमंत्री जिनको समर्थन करता है। यहाँ पर भारत की विदेश नीति का मतलब क्या है? कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जो अपना विकास अलग थलग रह के कर ले पूरी दुनिया से। हर एक देश को अपने आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी देश के पास में कच्चा माल ज़्यादा है तो उसे अपने उन कच्चे माल को बेचने के लिए नए नए बाजार चाहिए। किसी देश के पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो उस देश को कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि या फिर सस्ते लेबर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उनको अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर हर एक देश किसी न किसी आवश्यकता की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की भिन्नता है, यही हम कह सकते हैं कि विदेश नीति का एक मुख्य आधार बनता है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं सामरिक रूप से या फिर किन देशों से हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हैं। हमारे राजनीतिक संबंध कैसे हैं? राजनीतिक संबंध भी हमारी विदेश नीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण मैं आप सभी को चीन का और पाकिस्तान का देना चाहूँगा। सभी जानते हैं चीन और पाकिस्तान से हमारे ज़्यादा अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं है, तो इससे विदेश नीति हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वही बात अगर हम रूस की कर देते हैं, वही बात हम इसराइल की कर देते हैं, अगर हम वहीं पर बात इसराइल की या फिर रूस की कर देते हैं तो उनसे हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे हैं। आजकल अमेरिका से भी हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, भारत की विदेश नीति के निर्धारण करने में जो है कई चीज़ों की मुख्य भूमिका होती है, और मैंने डिटेल से आप सभी को पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति निर्धारण में जो है आपका अन्योन्याश्रय, यानी यहाँ पर ये अन्योन्याश्रय का मतलब क्या है? डिपेंड। तो आपका राष्ट्रीयता का सिद्धांत है, डिपेंडेंसी जो थ्योरी है, ये अन्योन आश्रय जो लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब सिंपल सा है, राष्ट्रीयता का सिद्धांत या फिर पर निर्भरता का सिद्धांत। आपके पेपर में ऐसे भी लिखा आता है, पर निर्भरता का सिद्धांत। इसमें आपको बेसिकली भारत की विदेश नीति कैसे आश्रित है, तो आप देखोगे भारत की अगर रक्षा मामलों की बात करते हैं तो भारत ज़्यादातर अपने हथियार बनाता नहीं। वो 3 देशों से, या तो रूस से, या तो आपका इजराइल से, और या फिर आप सभी इजराइल को भी छोड़ दें तो इसके बाद में आपका फ्रांस, इन देशों से अपनी जो है रक्षा के उपकरण मंगाता है, सुरक्षा के सामान मंगाता है भारत ज़्यादातर। तो हमारी सामरिक निर्भरता इसके ऊपर है। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में हम चीन के ऊपर काफ़ी निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? सस्ती वस्तुएं मिल जाती है, सस्ती वस्तुएं मिल जाती है।
इसके अलावा हमारे देश में बहुत एमएनसीज है जो कि विकसित देशों की है, वो भी हमारे देश में बहुत सारा व्यापार करती है, जिससे हमारी सरकार को क्या मिलता है, कर मिलता है, टैक्स मिलता है। इसके बाद में अगर हम आर्थिक संदर्भ में ही देखें, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक आश्रित है, इसके ऊपर आश्रित है। आप बोलोगे अफ्रीकन देशों पर, अफ्रीकी देशों में हम अपनी चीज़ों को निर्यात करते हैं। ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव बन जाता है। तो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था किसी दूसरी देशों के ऊपर जुड़ी हुई है, पहले क्वेश्चन में आपको ये बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद कौन कौन से है। इसमें आप सभी को बताना है कि भारत और चीन के जो सीमा विवाद कौन कौन से हैं। आपको पता है, जो एक तो अरुणाचल प्रदेश पर सीमा विवाद चलता है भारत और चीन का। दूसरा आप देखोगे सीमा विवाद हमारा कहाँ चल रहा है, तो आपने एक स्टेट सुना होगा, सिक्किम। जो हमारा सिक्किम स्टेट है, सिक्किम, यहाँ पर डोकलाम नाम की जगह है, यहाँ पर इससे हमारा विवाद, चीन से विवाद चलता है, ये ध्यान रखना है। अगली चीज बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, या फिर अब तो आप लद्दाख कह सकते हो, लद्दाख का जो ऑक्साई चीन का प्रदेश है, जो चीन ने ऑक्साई चीन का जो प्रदेश है, जो चीन ने जबरन कब्जा रखा है, इस वाले प्रदेश को लेकर भी हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चलता रहता है। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का तो ये है कि जो वहाँ से, आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी एंटर होती है और सांगपो रिवर कहा जाता है चीन में इसको। और चीन का कहना है कि जहाँ जहाँ तक ये रिवर जा रही है वो सारा का सारा हमारा क्षेत्र है, इस वजह से हमारा वहाँ पर विवाद चलता रहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत की विदेश नीति में राजीव गांधी का क्या योगदान है। आपके में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री नेहरू के बाद से, या नेहरू के टाइम पे, नरसिम्हा राव के बाद पे, एनडीए के टाइम पे कैसे कैसे भारत की विदेश नीति रही है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, राजीव गांधी ने ज़्यादातर देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी। हम सब जानते हैं चीन से जब हमारा 1962 में वॉर हुआ था, उसके बाद भारत और चीन के संबंध बहुत खराब हो गए थे। राजीव गांधी ही वो पीएम था जो सबसे पहली बार क्या करता है, चीन की यात्रा करता है और भारत और चीन के संबंध आपस में अच्छे सुधरते हैं। इसके अलावा हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में आप सभी को बताएं 2 जातियां हैं, एक तमिल और दूसरा सिंगली। श्रीलंका के अंदर तो उन दोनों के बीच में बहुत विवाद होता रहता है, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, ऐसी स्थिति रहती है, हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है। और भारत ने अपनी जो है आर्मी भेजी थी वहां पर, जिसे बोलते हैं हम पीस कीपिंग फोर्स, पीकेएफ। ये कब भेजी गई थी, 1987 में भेजी गई थी, और वापस कब आई थी इंडिया में, 1989 में। हम देखते हैं श्रीलंका से हमने अपने नेबरिंग जो जितने भी कंट्री है उन सभी से अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करी थी। इसी समय अगर हम देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने विदेशी तकनीकें जो है उनको भारत में आने के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट किया था। बाकी मैंने डिटेल से बता रखा है हर एक प्रधानमंत्री के बारे में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के आपको संबंध बताने हैं, जैसे भारत की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, और यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को अमेरिका की तरह एक इंटीग्रेटेड करने की कोशिश करी है। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध की बात करें तो संबंध ज़्यादा अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे संबंध हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कई बार यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भारत के अंदर मानव अधिकारों का या फिर हिंसाओं की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। तो इस वजह से, दूसरी बात, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको लेकर यूरोपियन यूनियन हमेशा पाकिस्तान का फेवर करता है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो यूरोपियन यूनियन भारत को काफ़ी एक बड़ी पॉपुलेशन वाला देश मानता है, और इसका कहना है कि ये तेज़ी से जिन देशों से भी अच्छे संबंध बनाता है उन देशों की अर्थव्यवस्था या उन देशों में आना जाना इनके सदस्य देशों का लगा रहता है, और इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पे भी दबाव बनने लगता है। अच्छे संबंध की बात करें तो भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, और यूरोपियन यूनियन के अंदर अधिकतर देश जो है लोकतंत्र के समर्थक है। भारत भी इसीलिए उनका साथ है। इसके अलावा हम बात करें तो जो G20 की बात करते हैं तो उसकी मीटिंग जब भारत में हुई तो बहुत सारे यूरोपियन यूनियन देशों ने हमारा गर्मजोशी से हमारे देश के अंदर आने की कोशिश करी और हमसे अच्छे संबंध भी बनाए। G7 की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें आप सभी को पता है कि भारत को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन से हमारे संबंध कई मामलों में अच्छे भी हैं। सार्क आप सभी को पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, ढाका। ढाका कहाँ पर है आप सभी को पता है, जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है। उसके गठन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, एक तो हम लोग अपना आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते थे, आपसी सहयोग दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या बढ़ाना चाहते थे, आपसी सहयोग। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सार्क के देशों का आपसी मेल मिलाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और इसके साथ साथ हमने अपने सीमा विवादों को कम करने के लिए सीमा विवादों को कम करने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हमने किस चीज़ का गठन किया, सार्क का गठन किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से आसियान बना है आप सभी का, आसियान, जिस तरीके से आपने यू को देखा, ठीक उसी प्रकार से भारत और उसके पड़ोसी देशों ने सोचा कि हम भी एक ऐसा रीजनल, एक क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं जो हम सबकी अर्थव्यवस्था को विकास करने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, लुक ईस्ट नीति क्या है। देखो लुक पॉलिसी ये आखिर है क्या। पहली बात तो मैं बता दूं, ये 1991 1990 के दशक में आप कह सकते हो, 1990 के दशक में जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसकी घोषणा की गई थी कि हमें आसियान के देशों से क्या करना पड़ेगा, अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि आसियान देश जो है वो एक छोटा सा संगठन उन्होंने बनाया है और उन छोटे से संगठन ने क्या किया, काफ़ी तेजी से अपना आर्थिक विकास करके दिखाया है, जिससे भारत के जितने सहयोगी देश रहे उन्होंने आसियान के देशों से भी बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करी है। जैसे भारत की बात करें तो सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सब ऐसे देश हैं जो उसके अंदर हिस्सा है और भारत के संबंध इनसे ठीक ठाक कुछ कुछ देशों से है, कुछ कुछ देशों से नहीं है। जैसे भी फॉर एग्जांपल म्यांमार से ज़्यादा अच्छे रिलेशन हमारे नहीं है। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी ने जो हमारे भारत के पूर्वी एशियाई संबंध है, यानी जो आसियान के देश है, उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी है। अगला है इराक संकट पर भारत की प्रतिक्रिया बतानी। भाई इराक संकट आप सबको बताया, अमेरिका के द्वारा इराक पर 2 बार आक्रमण किए गए, एक अगस्त 1990 में, एक 2003 के आसपास। जब 2003 में हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि भाई इराक पे ये आरोप लगाया गया कि ये क्या कहते हैं, इराक जो है वो ऐसे हथियार बना रहा है जो मनुष्य जाति के लिए खतरा है, इसीलिए इराक पर अमेरिका के द्वारा इन्वेजन किया गया। दूसरा, अगस्त 1990 में जो कुवैत था वो जबरन क्या कर रहा था, तेल सप्लाई कर रहा था और इराक जो है, इराक ने उसको क्या किया, कब्जा कर लिया कि वो अमेरिका को तेल सप्लाई ना करे इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर सिंपली अगर हम देखें तो दोनों ही केस में अमेरिका ने उस पर हमले किए ताकि इराक को ताकतवर ना बन सके और उसके जो जितने भी पेट्रोलियम है, जितने भी संसाधन है, उन सभी का अमेरिका ही क्या कर सके, अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का क्या रोल है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा रखा है। और अगला लास्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का शॉर्ट नोट का है, इसके अंदर आप सभी को शॉर्ट नोट करना है। तो यहाँ पर देखो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है। पोखरण सेकंड, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है इसके बारे में। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के। पोखरण सेकंड आप सभी को पता है 1998 में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु सेकंड नंबर पर परीक्षण किया। पोखरण क्या है तो आपको पता है, राजस्थान में जैसलमेर नाम की जगह है और उस जैसलमेर में ही एक स्थान है जिसका नाम है पोखरण। यहाँ पर भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वर्ष 1998 में। और उस समय भारत ने, या फिर कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत अपनी परमाणु की जो क्षमता उसको कम से कम रखेगा। और भारत जो ये परमाणु बनाया है, भारत ने किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से हमने बनाया है। तो गाइस ये थी आप सभी के लिए वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप कोई भी क्वेरी है आप उस क्वेरी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी अपने और भी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय